आपको आवाज आ रही है? जी, थैंक यू सो मच। यस सर, आवाज आ रही है। हम लिंक शेयर कर देते हैं। तो आई थिंक तो आई थिंक कायनात, प्लीज क्लोज योर वीडियो एंड ऑडियो।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जहाँ पे हमने क्लोज किया था। थोड़ा सा प्लान चेंज करते हैं और इस तरह से कि उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमने एनाटॉमी का सोचा था, बट क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी कम है, तो आई थिंक हम इंडिविजुअली जो है वो ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि बेसिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और उसमें ये कि जो एनएससी से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अब बुक वाइज कवर करते हैं उनको। पहले हम एमसीक्यूज बुक्स तो हम करेंगे, लेकिन आई विल प्रेफर कि वो हम एज ए मॉक टेस्ट जो है वो ब्रायने हॉल को करें, ठीक है। और अभी के लिए इट्स ए मॉर्गन, इट्स नॉट ए टिपिकल मॉर्गन के जो थ्योरी बुक है। इट्स ए सॉर्ट ऑफ फ्लैश कार्ड्स ऑफ मॉर्गन, जो कि बड़े टॉपिक्स को और उसको काफ़ी शॉर्ट और अच्छा कंपाइल करके लिखा हुआ है। और इसमें ये कि आप जल्दी से और क्विक रीड आउट कर सकते हैं और अच्छे पॉइंट्स को जो है ना वो मेमोराइज कर सकते हैं। तो हम बुक वाइज इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उसमें ये कि जो हमारी चीज़ें रह जाएंगी, फॉर एग्जांपल हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हम कवर नहीं कर सके सिलेबस से, उनको फिर हम इंडिविजुअली जो है टॉपिक वाइज भी देख लेंगे डिफरेंट जगहों से। सो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और एनेस्थीसिया को ही कैरी करते हैं। हम सब ने ड्यूरिंग फिजियोलॉजी अपने एमबीबीएस में भी पढ़ा था कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। सो यू ऑल गाइस नो कि ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन, और एक्सपिरेशन इज जनरली पैसिव, बट इट मे बी फैसिलिटेटेड बाय एब्डोमिनल मसल्स। तो डायफ्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक ही एमसीक्यू है कि इंस्पिरेशन का मेन मसल है और ओवरऑल रेस्पिरेशन का भी ये मेन मसल है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो है वो भी इंस्पिरेशन में पार्ट लेता है, लेकिन वो फोर्स टू इंस्पिरेशन में ज़्यादा पार्ट लेता है। और इसके अलावा जैसे उन्होंने एब्डोमिनल मसल्स लिखे हैं, तो एब्डोमिनल मसल फैसिलिटेट तब होंगे जस्ट जब पेशेंट ज़्यादा एक्सपायर कर रहा होगा या मोर देन नॉर्मल एक्सपिरेशन उसकी चल रही होगी। वैसे नॉर्मली वो एक्सपिरेशन पैसिव होती है, ठीक है। सो ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्टरिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर आर फंक्शन ऑफ द अपर एयरवे, जिनके आगे पार्ट दिए हुए हैं नोज माउथ फेरिंग्स। द फंक्शन ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री इज टू कंडक्ट द गैस फ्लो एंड टू एल्वियोलाई। और ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? रेस्पिरेटरी जोन। जो साइड पे डायग्राम बनी हुई है उसमें जनरेशंस लिखी हुई हैं। जनरेशंस आपको याद करने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकियोल ये कंडक्टिंग जोन है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलर सैक तक हमारे पास ट्रांजिशनल एंड रेस्पिरेटरी जोन है। उसमें से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल को ट्रांजिशनल जोन और हाफ एल्वियोलर डक्ट को भी ट्रांजिशनल जोन कंसीडर किया जाता है। और रेस्पिरेटरी जोन ऑलमोस्ट एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक दोनों को मिला के ही कंसीडर किया जाता है। तो इसमें यह कि डाइकोटमस डिवीजन होती हैं। और डाइकोटमस का मतलब है कि ईच ब्रांच डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ब्रांचेस, और वो टॉप टू बॉटम डाइकोटमस डिवीजन से ही जो है वो 23 डिवीजन्स बनती हैं। और टोटल बस आपको पता हो कि टोटल जनरेशन या डिवीजन्स जो है लंग्स में वो 23 होती हैं। और 17 से आगे हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन जो है वो स्टार्ट होता है। सो नेक्स्ट इज लंग मैकेनिक्स। बोथ द lungs and the chest wall have the elastic property, whereas the chest has the tendency to expand outward, lungs have the tendency to collapse. ये नेचुरल टेंडेंसी है इनकी, और इसको एक्चुअली मैकेनिक्स का नाम दिया जाता है। एल्वियोलर कोलैप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस टेंशन। और ये लॉ ऑफ लेप्लेस से जो है हम इसे मेजर करते हैं। और ये एक बहुत बेसिक एमसीक्यू है कि लॉ ऑफ लेप्लेस जो है वो लंग मैकेनिक्स को मेजर करता है कि टेंडेंसी टुवर्ड्स कोलैप्स। तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि प्रेशर इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन ओवर रेडियस। सो ये जस्ट आपने मेमोराइज रखना है कि लॉ ऑफ लेप्लेस का ये फॉर्मूला है। सो नेक्स्ट इज लंग कंप्लाइंस। कंप्लाइंस कहीं पे भी हम मेजर करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लंग वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग पर चेंज इन प्रेशर। तो लंग्स में हम चेंज इन लंग वॉल्यूम ओवर चेंज इन ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर जो है ना उसको लेंगे। तो कंप्लाइंस इज समथिंग के कोई चीज कितना एक्सपेंड कर सकती है विद इंक्रीज या विद चेंज इन प्रेशर। तो मोर कंप्लायंस का मतलब है कि ज्यादा एक्सपेंड करना, ज्यादा कोलैप्स एल्वियोलाई ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो विल बी मोर कंप्लायंट। और जो ऑलरेडी ओपन या एक्सपेंडेड एल्वियोलाई होंगे ना उन्हें हम लेस कंप्लायंट कहेंगे, तक क्योंकि वो उससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। सो लॉ ऑफ लेप्लेस आपने याद रखना है। इसको मेमोराइज करना जो है वो एक नेचुरल और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम सबको आना चाहिए बेसिकली।
और कॉम्प्लायंस का तो ये फार्मूला जो है, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आई थिंक के ज़रूर आप लोगों से जो है ना वो देवर आस्किंग सम टाइम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ है जो कि टाइडल वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को जो है वो मेजर करता है। सो ये ग्राफ आपने याद रखना है कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम वो हैं जो कि हम नॉर्मल इंस्पिरेशन पे एक नॉर्मल इंसान इनहेल करते हैं, एंड दैट इज ईच नॉर्मल ब्रेथ विच इज ऑलमोस्ट 500 ml। ठीक है। सो इट्स इट्स नॉट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इट्स अबाउट कि आप नॉर्मल बैठे हुए हैं और सांस ले रहे हैं, तो ये आप 500 ml टाइडल वॉल्यूम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व का मतलब जहां पे भी आप आएगा तो इट्स समथिंग कि जो आपने रिजर्व रखा हुआ है और जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होगा कि जो आप भागते हुए दौड़ते हुए जब बड़े सांस ले रहे होंगे, लंबे सांस ले रहे होंगे, तो आप टाइडल वॉल्यूम यूज कर रहे होंगे। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज मैक्सिमल एडिशनल वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड अबव टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, यानी आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप 3000 ml भी इनहेल कर रहे हैं, तो वो आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। इसी तरह सेम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपायर्ड बिलो टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, कि इंस्पिरेटरी में अबव होगा क्योंकि इनहेल कर रहे हैं, एक्सपिरेटरी में जो कि एक्सहेल कर रहे हैं तो वो एक्सपायर्ड बिलो टाइडल वॉल्यूम होगा। तो इनकी अपने वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है। और नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम के वॉल्यूम दैट इज रिमेनिंग आफ्टर मैक्सिमल, यानी जितना भी आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर लेना, रेजिडुअल वॉल्यूम विल नॉट टेक पार्ट इन इट। रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स का वो वॉल्यूम है कि जो कभी भी गैस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेगा। आप कुछ भी कर लें, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है 1200 ml वो कभी भी पार्ट नहीं लेगा कि वो एक्सहेल हो सके। सो इनकी जो कैपेसिटीज हैं वो याद रखना जरूरी है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब आपसे इन सब की वैल्यूज पूछी जाएंगी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, तो आप खुद देखें, रिजर्व इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम को आप ऐड करेंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी, डेट इज 3500 ml। और वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी एक बहुत नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम कितना मैक्सिमम इनहेल करके हम कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हैं, डेट इज वाइटल कैपेसिटी। तो उसमें आपने टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड कर लेंगे। तो इन शॉर्ट 3000 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, 500 ml टाइडल वॉल्यूम है, 1100 ml एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, तो इट्स ऑलमोस्ट 4600 ml। वाइटल कैपेसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि टोटल कितनी होती है वाइटल कैपेसिटी, डेट इज 4600 ml। ठीक है। और रेजिडुअल वॉल्यूम आपने 1200 याद रखना है। अच्छा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ना, यहाँ पे 1100 लिखा हुआ है, अगर आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखने के लिए आप इसे 1200 भी कंसिडर कर सकते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम भी 1200 है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी 1200 है, और ये 1200 मिलके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनाते हैं, विच इज 2400 और 2300। ठीक है। ये मॉर्गन के अकॉर्डिंग इट्स 1100, बट डिफरेंट बुक्स में ये 1200 भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो कंसिडर की जाती है। और जो ये टोटल लंग कैपेसिटी है, इसे आप एज ए होल कंसिडर करें तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5800 ml। ठीक है। जिसमें सारे टाइटल्स आ जाएंगे, कैपेसिटीज आ जाएंगी, और वो ग्राफ को आप देखें तो ऊपर से नीचे तक सारा फील्ड है। सर आपने टोटल कितना बताया? टोटल इज 5800 ml। 5800 कैसे बना है सर? अच्छा, अब आप देखो कैसे, अच्छा आप बताओ कैसे नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल देखें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास 3000 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। 3500 ml अगर आप उसे टाइडल वॉल्यूम के साथ कंसिडर करें, उसके बाद 35 और 1100 डेट इज वाइटल कैपेसिटी, 4600 हो गया। ठीक है। और 4600 के बाद पीछे क्या रह गया? जस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम विच इज 1200। ठीक आप है, जो ट्वेल्व फंक्शनल हंड्रेड रेजिडुअल ठीक है। वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हो ना 2300, ये आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को कंबाइन करके 2300 में ml बताया हुआ है। अंडरस्टैंड? सही 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 सही, उसमें वो 1200 उसके भी ऐड होंगे जो रेजिडुअल हाँ बिल्कुल जो निकल नहीं सकते। हाँ, जो एफआरसी है ना, एफआरसी ये बहुत ही नेचुरल कॉन्सेप्ट है कि हम जब भी इन्हें चीजें देते हैं ना, तो जिन पेशेंट्स की एफआरसी अच्छी होती है, इसका हम उसे बोलते हैं कि इनके रिजर्व्स अच्छे हैं। रिजर्व्स अच्छे होने का मतलब है कि अगर आप उस पेशेंट को उसका हाइपोक्सिया टाइम बढ़ जाता है, उसको आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे ना, तो वो अपने रिजर्व से जो है वो
मैक्सिमम टाइम गुजार सकते हैं, तो डेट इज कॉल्ड रिजर्व। तो एफआरसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनेस्थीसिया में। और वो क्यों होता है कि वो आपके रिजर्व्स हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो आप नॉर्मली यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक यंग हेल्दी पेशेंट के ये मैक्सिमम होते हैं, और किसी भी डिजीज पेशेंट्स के ये कम हो जाते हैं। तो सो डेट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2300 को आपने इसमें कभी ऐड नहीं करना, बिकॉज वो तो एक अलग से एफआरसी है। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका एक टेबल कह लें, ग्राफ कह लें। तो ये आप समझें कि इसमें से तो मस्ट एमसीक्यूज आएंगे एनेस्थीसिया के, कहीं पे भी आप वर्ल्ड में चले जाएं। सो नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें यह कि हमने चूंकि लेक्चर अपना पिछला रिवाइज लिया हुआ है आप सबने, तो इसमें से मैक्सिमम चीजें वही होंगी, लेकिन ये कि बहुत ही कंसाइज करके होंगी, क्योंकि हम इसको अब मेमोराइज यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वेंटिलेशन परफ्यूजन रिलेशनशिप। वो हमने पढ़ा था कि वेंटिलेशन इज सम ऑफ ऑल एक्सहेल गैस वॉल्यूम इन 1 मिनट, दैट इज मिनट वेंटिलेशन, उसका फॉर्मूला टाइडल वॉल्यूम रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड गैस नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेगुलर गैस एक्सचेंज इज नोन एज डेड स्पेस। Dead space is composed of gases in non-respiratory airways, which is anatomical dead space, as well as in alveoli that are not perfused, that is alveolar dead space. So dependent areas of both lung tend to be better ventilated than do upper areas because of gravitationally induced gradient, ये भी हमने पढ़ा था। और पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। वेंटिलेशन भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, परफ्यूजन भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, लेकिन वेंटिलेशन टू परफ्यूजन रेशियो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट सारा लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है। सो शंटिंग के बारे में लिखा हुआ है कि शंटिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय डीसैचुरेटेड मिक्स्ड venous blood return to the left heart without being resaturated with oxygen in the lungs. So physiological shunt is typically less than about 5%. So effect of anesthesia on the respiratory system. तो ये छोटी सी चीज है, आई थिंक ये वैसे आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये एज ए होल बुक लिखी हुई है, तो पार्ट 2 के लिए भी चीजें इसमें कुछ होंगी जो कि हमें निग्लेक्ट करनी होगी। लेकिन इसमें इन शॉर्ट ये बताया हुआ है कि सुपाइन एक नॉर्मल पेशेंट की एफआरसी फॉर एग्जाम्पल 2300 है, तो सुपाइन पोजीशन में 0.8 यानी 800 ml से 1 लीटर डिक्रीज हो जाती है, और एनेस्थीसिया देने के बाद वो 500 ml ऑलमोस्ट और डिक्रीज, यानी इन शॉर्ट 2300 ml में से 1500 ml तो आप निकाल दो कि एक पेशेंट की जनरल एनेस्थीसिया के बाद एफआरसी वैसे ही खत्म हो गई ना, तो पीछे थोड़ी सी रह गई। ऑलमोस्ट 1500 निकाल दो तो 2300 में से तो 800 ml रह गई, 700-800 ml। सो द डिक्रीज इन एफआरसी इज नॉट रिलेटेड टू एनेस्थीसिया डेप्थ। खैर ये आपके लेवल पे रहेंगे, आप अगर याद करना चाहते हो तो ये इतना आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एफआरसी डिक्रीज हो जाती है, डेट्स इट। सो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई इंस्पायर्ड ऑक्सीजन may lead to resorption atelectasis and increase in absolute shunt। अगर आप पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देते रहेंगे, ये आप सारी लाइफ के लिए याद रखें, क्योंकि कोई भी न्यू रेजिडेंट्स न्यू हाउस विजिटर्स जाते हैं, उन्हें लगता है कि ऑक्सीजन 100% ऑन कर दो तो पेशेंट को जो है ना वो हम ज्यादा ऑक्सीजन दे देंगे, कोई रिस्क नहीं है। बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर ज्यादा हाई इंस्पायर्ड यानी 100% ऑक्सीजन लॉन्ग टर्म के लिए दोगे तो उसमें रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस होगी, एकदम से एलुलाई से ऑक्सीजन निकलेगी और उसकी वजह से एटिलेक्टेसिस डेवलप हो जाएगी। सो नीचे ये है कि गैस एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट है एनेस्थीसिया के। तो डेड स्पेस चेंज हो जाती है, हाइपोवेंटिलेशन होता है, इंक्रीज पल्मोनरी शंट होता है। इनहेलेशनल एजेंट जिनमें से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, इट इनहिबिट हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन इन हाइड्रोसिस। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो एज ए होल इंक्रीज डेड स्पेस, हाइपोवेंटिलेशन, इंक्रीज पल्मोनरी शंट। ठीक है, डेड स्पेस और शंट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे एनेस्थीसिया में, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगी, और जो नॉर्मल हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन है हमारी इनहेलेशनल एजेंट, और उनमें से मैक्सिमम जो है नाइट्रस ऑक्साइड उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। सो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये नेचुरली फिजियोलॉजी में भी लिखा हुआ है, हमारी बीआरएस वगैरह में भी इसी चीजें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। So the basic breathing rhythm originates in the medulla and consists of dorsal respiratory group। डॉर्सल हमेशा इंस्पिरेशन में एक्टिवेट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल एक्सपिरेशन में एक्टिवेट होते हैं। आप जैसे याद रखना है आपने इस तरह से कि डॉर्सल इंस्पिरेशन में डॉर्सल साइड जो है अगर वो एक्सपेंड हो तो हमारी चेस्ट एक्सपेंड होगी, वेंट्रल साइड एक्सपेंड हो तो हमारी चेस्ट जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट होगी या वापस आएगी। सो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो मेड्यूला में है वो इंस्पिरेशन करते हैं, सो दैट्स आपने ऐसे इसको याद रखना है। अच्छा, दो पोंटाइन एरियाज हैं जो मेडुला को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें से जो लोअर पोंटाइन एरिया उसको एपनियोस्टिक सेंटर कहते हैं, और अपर पोंटाइन एरिया को न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। एपनियोस्टिक इज एक्साइटेटरी एंड न्यूमोटैक्सिक इज इनहिबिटरी। इसमें आपने ऐसे याद रखना है कि एपनियोस्टिक ब्रीदिंग जो होती है दैट इज फास्ट ब्रीदिंग, इरेगुलर ब्रीदिंग, तो वो एक्साइटेटरी है। यानी इन शॉर्ट, अगर पोंटाइन जो है वो डैमेज हो जाए तो आप समझे एक्साइटेशन नहीं होगी, तो वो इनहिबिशन हो जाएगी, सांस रुकना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के आपको मे बी अगर वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करें तो वो एमसीक्यूज क्लिनिकल बेस बना के दे सकते हैं कि पेशेंट को हेमरेज हुआ या पेशेंट का आरटीए हुआ, उसके बाद उसका पोंटाइन इंजरी डैमेज हो गई और लोअर पोंटाइन एरिया डैमेज हो गया, तो रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो लोअर पोंटाइन एक्चुअली क्या करता है, एक्साइटेट करता है। जब वो डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, सॉरी, एक्साइटेट नहीं होगा, तो वो इनहिबिट हो जाएगा। ओ, सो नेक्स्ट इज सेंट्रल कीमोरिसेप्टर आर thought to lie on the anterior lateral surface of the medulla and respond primarily to change in CSF हाइड्रोजन लिगामेंट, लेकिन इट्स एक्चुअली पीएच। ठीक है, सीएसएफ पीएच को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो हमें पता है कि PCA2 किस तरह से हमारी एसिडोसिस करवाता है। सो इंक्रीज इन PaCO2 एलिवेट CSF हाइड्रोजन आइन एंड एक्टिवेट द कीमोरिसेप्टर। आपको पता है कि जब भी एसिडोसिस होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में CO2 इंक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में CO2 डिक्रीज होता है। रेस्पिरेटरी के से आपने CO2 याद रखना है और मेटाबॉलिक से आपने बाइकार्ब याद रखना है। ठीक है, CO2 इंक्रीज होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, CO2 डिक्रीज होगा तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं। इसी तरह बाइकार्ब डिक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, बाइकार्ब इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। ठीक है, अब जब आप देख रहे हो कि increase in PaCO2, so increase in PaCO2 it cause respiratory acidosis। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच लेस देन 7.35 होगी। जब पीएच लेस देन 7.35 होगी तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे तो वो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर से जो है वो अफेक्ट करेंगे। सो सेकेंडरी स्टिमुलेशन ऑफ द एडजेसेंट रेस्पिरेटरी मेडुला सेंटर इंक्रीज एल्वियोलर वेंटिलेशन। एक तो बाइक CO2 इंक्रीज होने से एल्वियोलर वेंटिलेशन जो है वो इंक्रीज हुई, और साथ में एडजेसेंट मेडुला के भी जो रिसेप्टर्स हैं उनसे भी वो इंक्रीज हुई। So in contrast to peripheral chemoreceptor, central chemoreceptor activity is depressed by hypoxia। ठीक है, इन शॉर्ट ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आई थिंक मैंने हमारे पार्ट 1 में भी आया था कि हाइपोक्सिया जो है ना वो आपके सिर्फ सेंट्रल कीमोरेसेप्टर को एक्टिवेट क्या नाम है से डिप्रेस होता है। सेंट्रल कीमोरेसेप्टर हाइपोक्सिया से डिप्रेस होते हैं, आपके पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर जो है ना वो हाइपोक्सिया से डिप्रेस नहीं होते। या इसको आप अल्टरनेट कर लें वाइस वर्सा, कि हाइपोक्सिया सेंट्रल पे एक्ट करता है लेकिन पेरिफेरल पे नहीं करता। So the next is peripheral chemoreceptor include carotid bodies, aortic bodies. The carotid bodies are principally peripheral chemoreceptor in humans. So they interact with central respiratory center via the glossopharyngeal nerves, producing reflex increases in alveolar ventilation in response to reduction in PaO2. ठीक है, आर्ट रिडक्शन इन PaO2, arterial perfusion और elevation in hydrogen and PaCO2। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि किस तरह से रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी में काम करते हैं कि जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। एक सेंट्रल है, पीएच से या PaCO2 से अफेक्ट होगा, एक डायरेक्ट अफेक्ट होगा मेड्यूला। ठीक है, फिर एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, लेकिन अब आप खुद देखो कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर PO2 से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व से जो है उसका सिग्नल्स आ रहे हैं। सो PaO2 से पेरिफेरल अफेक्ट हो रहे हैं, आर्टेरियल परफ्यूजन भी इन शॉर्ट PaO2 ही है, और एलिवेशन इन हाइड्रोजन और CO2। तो इन शॉर्ट पेरिफेरल्स सर हाइड्रो जी सेंट्रल सेंट्रल जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेंट हो गया, और जो पेरिफेरल हो गया वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब हाँ, तो यही होना सर। और हाँ, और लेकिन आप देखो और एलिवेशन पेरिफेरल
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 दोनों पे है, ठीक है, और सेंट्रल भी हैं दोनों पे, लेकिन उसमें से जो CO2 है ना वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उसकी पीएच वाले पार्ट को, ठीक है, और जो PaO2 है ना वो ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इन शॉर्ट PaO2 सिर्फ पेरिफेरल पे अफेक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरे PaCO2 या हाइड्रोजन आयन ये दोनों पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, तो हम्म उनमें सेंट्रल वाले डिप्रेस्ड होते हैं ना, पेरिफेरल वाले एक्टिव होते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी एक हाई PaCO2 लेके चल रहे होंगे। हम्म हाँ, तो उसमें ये होता है कि उनकी उनकी PaO2 वैसे ही कम होती है नॉर्मली। तो उनके सेंट्रल वाले काम नहीं करेंगे, पेरिफेरल वाले काम कर रहे होंगे। हाँ हाँ, आई थिंक यही है, मुझे रिवाइज करने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट वो यही बनता है कि उनके सेंट्रल वाले काम कर रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उसकी रीजन ये है ना कि PaCO2 को अफेक्ट कर रहा होगा वो। PaCO2 उनकी बड़ी भी रहेगी, सीओपीडी वो हाँ निकाल ही नहीं पा रहे COPD, हैं, हाँ निकाल तो वो ही। ऑब्स्ट्रक्टिव, इवन COPD, इवन एजमा, इन दोनों का यही होगा कि वो दोनों क्योंकि CO2 हाँ, रिटेन करते हैं, निकाल ही नहीं तो उन पा रहे हैं, दोनों में ही। तो वो उसका सेंट्रल वाला काम ही नहीं कर रहा है, वो हाँ पेरिफेरल पे चल रहे हैं। और हाँ पेरिफेरल वो के अंदर जो होता है ना, वो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एच आयन पीएच के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, और वो हाँ, उनको पेरिफेरल उसके ज्यादा ऊपर। PaO2 पे करते हैं, और थोड़ा बहुत उनका इफेक्ट हाइड्रोजन और PaCO2 से भी होता है, लेकिन चूंकि सेंट्रल वाले सिंपल सिर्फ और सिर्फ PaCO2 पे इफेक्ट करें, सो दैट्स व्हाई उनका वो वहां से होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हेरिंग ब्यूरर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। इसमें यह है कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मूथ मसल ऑफ एयरवे and are responsible for inhibition of inspiration when the lung is inflated to excessive volume, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लंग्स इन्फ्लेट हो जाएं और एक्सेसिव वॉल्यूम की वजह से एक्चुअली इन्फ्लेट हो जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे और वो इंस्पिरेशन को रोक देंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ आ रही होगी। सो दिस रिफ्लेक्स इज एक्चुअली टू प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स, कि अगर फॉर एग्जांपल वो इंस्पिरेशन वैसे ही होगी, एक्सेसिव प्रेशर वॉल्यूम वैसे ही इन्फ्लेट कर ली है आपने, इनहेल कर ली है, तो उससे ज्यादा वो फिर इंस्पिरेशन को जो है ना वो प्रिवेंट कर देंगे स्ट्रेच रिसेप्टर जो स्मूथ मसल्स सर, में होंगे। ऐसा पॉसिबल है कि हम लंग्स को इतना एक्सपैंड कर दे समाव, मतलब ये कैसे होगा? यार लंग्स जो है ना हमारे, वो एक इलास्टिक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, एक बैलून सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो ये आप नॉर्मली उसको एक्सपेंड करते हो, ठीक है। अब आप जब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल फील्ड में आओगे ना, आप देखोगे कि आप लोग ना जब पेशेंट को बैक से वेंटिलेट करते हो ना ड्यूरिंग सर्जरी, तो आप उसको पेशेंट को आप 2 to 1000 टाइडल वॉल्यूम्स भी दे रहे होते हो। सो दिस इज एक्चुअली ए कॉन्सेप्ट ऑफ सर्जन्स हमें बोलते हैं कि आप ना पीक प्रेशर 40 पे ले जाएं। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, जब आप 2000 या 2 लीटर्स ऑफ टाइडल वॉल्यूम पेशेंट को बैक से दे रहे हो, इतना ज्यादा लंग एक्सपेंड कर जाएगा कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एकदम से फॉर एग्जांपल अगर वो सर्जिकल फील्ड ऐसी है ना कि जहाँ पे लंग्स के आसपास थोरेसिक सर्जरीज, मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, तो वहां पे ना पेशेंट ब्लीड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सर, जब क्यों? क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर हम इतना बढ़ा देंगे तो फिर तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, और अच्छा, उसमें लाइक ये है कि मैं आपको बताऊं, उसमें ये है कि जो फीलिंग ऑफ हार्ट है वो भी अफेक्ट होगी, लेकिन जो फील्ड होके आगे की तरफ जा रहा है ना, ब्लड पंप हो रहा है, वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे एकदम से आपके प्रेशर्स ड्रॉप हो जाएंगे, और जो पंप होना था ब्लड वो भी इतना ज्यादा पंप होगा कि अगर इन केस कहीं पे ब्लीडर है ना सर्जन्स का, तो उनको उनका ब्लीडर मिल जाएगा, वहां से पेशेंट ब्लीड करना शुरू हो जाएगा अगर कहीं पे ब्लीडर है। सो डेट इज समथिंग के इतना स्वेर किस्म का हम उसे टाइटल देते हैं कि वो प्रॉपर इंट्राथोरेसिक प्रेशर मैक्सिमली इंक्रीज हो जाता है। सर, तो सो ये इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज करने से मेरे ख्याल से स्ट्रोक वॉल्यूम जब हम कम होगा तो फिर ये ब्लड लीडर कैसे मिलेगा? वो कार्डियक एक्टिविटी तो कम हो जाएगी ना, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है जब एक अच्छा पॉजिटिव देखो, इंट्राफ्लो। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, हार्ट को आप एकदम से पुश करोगे ना प्रेशर इंक्रीज करने से, तो जो ब्लड पंप हो रहा था ना एकदम से वो तो स्पीड से चला जाएगा, बाकी एकदम से रुकेगा नो डाउट, जैसे आप बोल रहे हो ना, लेकिन जो वेसल्स में था
जो कि आर्टरीज से नीचे, एओर्टा से नीचे जा रहा था। ओके ओके ओके, जो वो जो जा चुका है वो तेजी से निकलेगा। हाँ, वो तेजी से निकलेगा ना, इसीलिए तो उनको ब्लीडर मिलेगा, और एकदम से आप देखोगे आपके प्रेशर ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। एकदम से आपके प्रेशर ड्रॉप हो जाएंगे। क्यों वो प्रेशर इसलिए ड्रॉप हो जाएंगे कि जो बाकी जो ब्लड ऊपर आ रहा था सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से, वो तो भी पंप हार्ट में नहीं जा रहा, क्योंकि हमने एकदम से इतना ज्यादा प्रेशर कर दिया। सो डेट्स आपके प्रेशर ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट इज कि मोस्ट जनरल एनेस्थीसिया प्रमोट हाइपोवेंटिलेशन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि हाइपोवेंटिलेशन कॉज करते हैं और डिप्रेस करते हैं डेड स्पेस और शंट। सो मोस्ट जीए एनेस्थेटिक्स प्रमोट हाइपोवेंटिलेशन थ्रू सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ द कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, एंड डिप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्टिविटी। तो जो कीमो रिसेप्टर हमारे सेंट्रल थे, उनको डिप्रेस करने से हम हाइपोवेंटिलेट कर रहे हैं, यानी CO2 से अफेक्ट जो है ना, CO2 का जो वहाँ पे रिफ्लेक्स है इंक्रीज करना रेस्पिरेटरी रेट या मिनट वेंटिलेशन, हम हमारे जीए के जो ड्रग्स हैं वो उसको डिप्रेस कर देती हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपोवेंटिलेशन इज जनरली प्रोपोर्शनल टू एनेस्थीसिया डेप्थ, जितनी आप डेप्थ इंक्रीज करते जाएंगे हाइपोवेंटिलेशन जो है वो ज्यादा होती जाएगी। So next is the peripheral response to hypoxemia is even more sensitive to anesthesia, anesthetics than the central CO2 response, and is nearly abolished by even sub-anesthetic doses of most inhalational agents, including nitrous oxide and many IV agents. So the इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास इतना है कि पेरिफेरल रिस्पॉन्स जो है ना हाइपोक्सीमिया से, वो ज्यादा सेंसिटिव है हमारे एनेस्थीसिया ड्रग्स पे देन द सेंट्रल CO2 रिस्पॉन्स। और सेंट्रल CO2 रिस्पॉन्स एबॉलिश या खत्म करने के लिए तो हमें ड्रग्स ज्यादा देनी पड़ती हैं। पेरिफेरल जो है वो थोड़ी सी ड्रग से भी ना हाइपोक्सीमिया जो है वो कॉज हो जाता है, यानी पेरिफेरल रिस्पॉन्स जो है वो इनहिबिट जल्दी हो जाता है। ठीक है, मोर सेंसिटिव है पेरिफेरल रिस्पॉन्स। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ये इन्होंने हाइपोक्सीमिया की मैकेनिज्म्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से नॉर्मली, एक मिनट, आई थिंक ये हमने ज्यादा नीचे तो नहीं चले गए, 23 5। हाँ, ओके ठीक है। सो द मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सीमिया, दैट इज के किस तरह से हाइपोक्सीमिया हम पेशेंट्स के अंदर होता है। उसमें ये कि देखो, इंस्पायर्ड ऑक्सीजन की टेंशन कम होगी, एल्वियोलर ऑक्सीजन की टेंशन कम होगी। ठीक है, और फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन एक कॉन्सेप्ट है कि वो फ्रैक्शनल ऑक्सीजन कितनी कम है कि जो मशीन से जा रही है, वो उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया होगा। आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे, आपको पता है, आपको आपको आप लोग पढ़ रहे हो MBBS से, उसमें हाइपोक्सीमिया होगा, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन होने से होगा। फिर थर्ड थर्ड गैस इफेक्ट, ये डिफियन हाइपोक्सिया होता है। थर्ड गैस इफेक्ट उसमें ये होता है कि एकदम से, जैसे वो हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन एटिलैक्टेसिस, इसमें डिफियन हाइपोक्सिया, यानी गैस, एक इनहेलेशन एजेंट आएगा ना अगर, तो वो ऑक्सीजन को बाइंड करके एल्वियोलाई से निकाल के आगे ले जाएगा। ठीक है, और वो इस तरह से बाइंड हो जाएगा कि हाइपोक्सिया कंसीडर करेंगे हम उसको, क्योंकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से आर्टरी में नहीं गई, उस गैस के साथ अफेक्ट हो गई। सो वो एक कॉन्सेप्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सिया में। नेक्स्ट इज इंक्रीज ऑक्सीजन, अगर सर हमारे ये सेल। रिपीट कर दें, ये रिपीट कर दें, ये डिफ्यूजन। अच्छा, थर्ड गैस इफेक्ट होता है कि हमारे कुछ इनहेलेशनल एजेंट्स हैं, हम अब जब इनहेलेशन एजेंट पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ोगे, आई थिंक ये नाइट्रस काज करवाते हैं। सो उसमें ये होता है कि डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, गैस आती है ना, तो वो गैस ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है, और इतनी ज्यादा अटैच हो जाती है कि बाइंड होके वो रिलीज ही नहीं हो पाती। अगर एक नॉर्मल ऑक्सीजन नाइट्रस के साथ या किसी भी गैस के साथ बाइंड हो जाएगी और वो रिलीज नहीं हो सकेगी, तो इट विल कॉज हाइपोक्सिया ना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक तो नहीं पहुंच रही। सो दैट इज वो डिफ्यूजन कार्बन हाइपो। मोनोऑक्साइड वाली चीज हो जाएगी कि एक तरीके से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो उसको रिप्लेस कर देती है ऑक्सीजन को। तो हाँ। ये जो है इनहेलेशन गैस जो है इसके साथ अटैच हो जाएगी, और बजाय वो ब्लड में जाने के वो उसके साथ अटैच रहेगी और वो डिफ्यूज नहीं हो पाएगी। हम्म। ठीक है। सो उसमें यह है कि इंक्रीज एल्वियोलर आर्टीरियल ग्रेडियंट, वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी हम आगे भी पढ़ने लगे हैं कि इंक्रीज ये ग्रेडियंट से होगा, राइट टू लेफ्ट शंट से भी होगा, इंक्रीज एरियाज ऑफ लो VQ रेशियो से होगा, लो मिक्स वीनस ऑक्सीजन टेंशन, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। जनरल फैक्टर से लेके पेरिफेरल फैक्टर, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हर चीज आप लोगों को आई थिंक वो देखने से ही अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हाइपोक्सीमिया कॉज हो रहा है। सो नेक्स्ट इज ऑक्सीजन टेंशन, हमने पढ़ा था, ए ग्रेडियंट इज नॉर्मली लेस देन 15।
लेकिन ये इंक्रीज होता है विद एज अप टू 20 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आर्टियल ऑक्सीजन टेंशन इज अप्रोक्सीमेटली मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में हम कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला वही है जो हमने उस दिन पढ़ा था, 102 माइनस एज डिवाइडेड बाई 3। So the A gradient for oxygen depend on the amount of right to left shunt, ठीक है, amount of VQ mismatch and mixed venous oxygen tension. Mixed venous oxygen tension depend on cardiac output, oxygen consumption and hemoglobin concentration. Oxygen तो obviously cardiac output, consumption और hemoglobin पे depend करेगी। तो A gradient भी again उन दोनों चीजों पे depend करेगा। या तो राइट टू लेफ्ट शंट होके ब्लड आ ही नहीं रहा, या फिर वेंटिलेशन कम हो गई है तो ऑक्सीजन बाहर से नहीं आ रही, ठीक है, या फिर मिक्स वीनस ऑक्सीजन टेंशन जो है वो कम हो गई है। So the greater the shunt, the less likely is the less likely the possibility that an increase in the fraction of inspired FiO2 will prevent hypoxia। खैर ये आप लोगों से ऊपर की कॉन्सेप्ट है, उसमें यह है कि अगर शंट मैक्सिमम होना तो आप जितनी भी FiO2 बढ़ा लें वेंटिलेटर से, वो कभी भी सेचुरेशन को नॉर्मल नहीं करेगी। उसकी रीजन ये है कि जो शंट हो गए तो ब्लड सारा दूसरे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जा रहा है, तो जितना ब्लड जा रहा है ना नॉर्मली लंग्स में, वो वैसे ही फुली सेचुरेटेड है ऑक्सीजन से। तो आप जितनी भी FiO2 बढ़ा लो ना, वो लंग से, अगर आप टाइटल दे भी रहे हो तो वो एल्वियोलाई से आर्टरी में आके उसमें, तो गैस एक्सचेंज में कभी भी ऑक्सीजन इंक्रीज नहीं करेगी। खैर ये अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी ऊपर की चीजें हैं। आप लोगों को इसमें से बस फॉर्मूला याद रखने हैं ऑक्सीजन टेंशन के। सो दिस इज द एक्चुअल। अच्छा, इसमें बहुत इफेक्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हीमोग्लोबिन। सो आप लोगों को पता है ये हीमोग्लोबिन HbO2 कर्व आप लोगों को पता है, एक साइड पे हीमोग्लोबिन सेचुरेशन, और सेकंड जो हॉरिजेंटल एरिया है हमारा, हॉरिजेंटल एक्स एक्स एक्सिस जो है उस पे हमारा PO2 है, ठीक है। तो नॉर्मल जो है वो मिड वाली कर्व है, ऑलमोस्ट PO27 PO2 पे 50% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो सेचुरेट हो जाती है। और यही एक डेफिनेशन भी है PO2 की ना, 27 होने की। तो लेकिन अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और राइट वर्ड शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो क्या होगा, लोअर ऑक्सीजन अफिनिटी होगी। अब आप देखो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि लोअर ऑक्सीजन अफिनिटी का क्या मतलब है। लोअर ऑक्सीजन अफिनिटी का मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ लोअर अफिनिटी है, मतलब उसको रिलीज कर रही है। और अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी तो ऑक्सीजन के साथ हाई अफिनिटी है, यानी इतना ज्यादा अटैच होगी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ के उसको टिश्यूज में रिलीज ही नहीं कर रही। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, हायर अफिनिटी मतलब रिलीज नहीं कर रही, लोअर अफिनिटी मतलब हीमोग्लोबिन टिश्यूज में ऑक्सीजन को रिलीज ज्यादा कर रही है। सो आपने हमेशा याद रखना है कि राइटवर्ड शिफ्ट राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अब आर से राइट है, और राइट इंक्रीज वाली साइड वाले सारे हमारे पैरामीटर्स राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे हमारी कर्व को, और डिक्रीज वाले पैरामीटर लेफ्ट साइड पे। अब क्या पैरामीटर्स हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें एसिडोसिस जो लिखा हुआ है ना, मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो पीएच कम होगी, पीएच कम होगी तो एसिडोसिस होगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है कि जो जो फैक्टर्स बढ़ रहे हैं ना वो राइट शिफ्ट कर रहे हैं, जो ये सब फैक्टर्स अगर कम हो रहे हैं तो वो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप देखो 2-3 DPG बढ़ रहा है तो राइट शिफ्ट है, हाइपरथर्मिया टेम्परेचर बढ़ रहा है तो राइट शिफ्ट है, एसिडोसिस है, लेकिन एक्चुअली मैंने याद किया हुआ है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं तो राइट शिफ्ट है। इसी तरह ये सब चीजें कम हो रही हैं तो लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है। इसमें PaCO2 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है PaCO2 इंक्रीज होता है तो एसिडोसिस कॉज करवाता है। तो PaCO2 इंक्रीज है तो राइट शिफ्ट है, PaCO2 डिक्रीज है तो लेफ्ट शिफ्ट है। और ये मस्ट एमसीक्यूज हैं, 100% एमसीक्यूज हैं कि आपको इस कर्व से जरूर एमसीक्यूज आएंगे, या तो क्लिनिकल डायग्नोसिस बना के, या नॉर्मल पूछ के कि एसिडोसिस में कहाँ शिफ्ट होगी। और ये भी नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं नो डाउट कि राइट होगी या लेफ्ट होगी, लेकिन असल में ऐसे पूछेंगे कि पेशेंट हाइपरथर्मिया हो गया पेशेंट को, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो सेल की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। आप कहोगे इंक्रीज हो जाएगी क्यों, क्योंकि राइट शिफ्ट हो रही है तो लोअर अफिनिटी है, लोअर अफिनिटी है तो मतलब रिलीज होके सेल में जा रही है। इसी तरह एसिडोसिस में क्या होगा, आप कहोगे भाई ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, सेल ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर रहा है। ये एक डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस बना के, क्वेश्चंस के साथ आपको गेम की तरह खेला जाता है कि
इस तरफ से पूछ लें या सेकंड साइड से, सेल्स की तरफ से पूछ लेंगे या ब्लड की तरफ से पूछ लेंगे। सो बोहर इफेक्ट किया है कि इंक्रीज इन ब्लड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिड्यूस ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो एक्चुअल आपने ये याद रखना है, बोहर इफेक्ट जो है वो सेल्स के लेवल पे होता है जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करनी होती है, और हेल्डेन इफेक्ट जो है वो लंग्स के लेवल पे होता है जहाँ पे आपने CO2 को रिलीज करना होता है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से याद रखा था कि बोहर में BO है ना, तो O फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए बोहर इफेक्ट है, यानी हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा। वो आप खुद देखो, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस होगी, एसिडोसिस होगी तो क्या होगा, रिड्यूस ऑक्सीजन बाइंडिंग होगी, रिड्यूस ऑक्सीजन बाइंडिंग होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से रिलीज होकर सेल्स में चली जाएगी, और इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, बोहर इफेक्ट। और इसका रिवर्स हेल्डेन है, वो लंग्स में होगा, उसमें क्या होगा, CO2 जो है वो उसकी एफिनिटी डिक्रीज होगी इन दी वीनस ब्लड, और CO2 जो है वो वीनस ब्लड से निकल के हमारे एल्वियोलाई में जाएगी और फिर वॉश आउट हो जाएगी। So the high CO2 content of venous capillary blood by decreasing hemoglobin affinity for oxygen facilitate the release of oxygen to tissues. Carbon monoxide, cyanide, nitric acid, and ammonia can combine with hemoglobin at oxygen binding sites and shift the saturation curve to the left. Fetal hemoglobin also shifts the curve to the left. सो ये जितनी भी पॉइजनिंग्स हैं ये सब लेफ्ट शिफ्ट करेंगी। क्यों, आप खुद देखो, लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या था कि ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रही। आप खुद देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी अटैच होगी हीमोग्लोबिन से तो ऑक्सीजन बाइंडिंग जो है वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा। सो कार्ड आप बस यही समझ लो कि इसकी ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी है CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, और वो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड पे अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो डिलीवरी नहीं कर सकेगा। साइनाइड का भी यही है, नाइट्रिक एसिड का भी यही है। दो C है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड, और दो N है, नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया। अगर आप N से याद रख सको, मैंने अमोनिया को N से ही याद रखा था। सो फीटल हीमोग्लोबिन भी नो डाउट लेफ्ट पे शिफ्ट करती है। आपको पता है कि फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, उसमें गैमा चेंज होती हैं और उसकी वजह से वो जो है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करती, और वो ऑक्सीजन अटैच रहती है हीमोग्लोबिन के साथ, और पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती है उनको। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो मुझे लगेगा कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम ना दोबारा से जो रिवीजन्स के डेज रखे हुए हैं ना, हम वो रिवाइज करेंगे, और मे भी हम किसी और टॉप बुक से या किसी और जगह से रिवाइज करेंगे जहाँ पे हम थोड़ा एक्सटेंसिव भी इनको पढ़ लें। सो ये एक्चुअली है कि एनेस्थीसिया फॉर पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिजीजेज। तो ये आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़नी, क्योंकि ये पार्ट 2 लेवल की चीज़ें हैं, और इसमें ये होगा कि भाई एजमा पेशेंट को एजमा है तो उसको आपने क्या करना था, और किसी को COPD है तो उसको आपने क्या, तो ये इन शॉर्ट हर किस्म की डिजीजेस का ना डिफरेंट किस्म का एनेस्थीसिया है। तो आई थिंक हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। तो हम आज के टॉपिक को यहाँ पे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को ख़त्म करते हैं। लेकिन इसमें यह कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पे एनेस्थीसिया के मॉर्गन फ्लैश कार्ड्स में कम थी, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग वहाँ से वो देख लोगे, टेबल्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। और ये पढ़ के जब आप लोग अजय यादव बुक्स पढ़ेंगे या ब्रायन हॉल पढ़ेंगे, तो आई होप वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें 3-4 चीज़ें मिसिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैं, वो फार्मूलाज हैं कि आपके PO2 का क्या फार्मूला है, कार्डिक आउटपुट से कैसे कैलकुलेट करना है, और आपकी जो एल्वियोलर प्रेशर्स हैं उनका क्या फार्मूला है। तो वो आई थिंक विल नॉट मोर देन 6 to 7 स्लाइड्स, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूँगा। और उसकी रीज़न ये है कि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, जो चीज़ें इसमें नहीं लिखी होंगी वो मैं आप लोगों को वर्बली और ग्रुप से शेयर करके, तो आई होप मैं वो ग्रुप में शेयर करूँगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना चाहते हो इस टॉपिक के बारे में तो आप लोग मुझे बताएं। सर ये फ्लैश कार्ड जो आप मॉर्गन के पढ़ रहे हैं, क्या ये हम आपसे शेयर हो सकते हैं आप, क्या ये हम, मतलब ये आप ग्रुप में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग ये खुद वर्बली भी इनको पढ़ोगे मेरे पास, आई होप मैं, हाँ मैं, मेरे पास इसकी
हार्ड कॉपी तो है ही है, सॉफ्ट कॉपी भी है, मैं आपको शेयर करूंगा। और इसमें ये कि लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी जहाँ पे भी आप टॉपिक पढ़ोगे ना कि एनेस्थीसिया फॉर स्लैश डिजीज, आपने वो कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो पार्ट 2 के सिलेबस की चीजें हैं। इवन आईएमएम में भी ये चीजें टेस्ट नहीं की जाती कि ये डिजीज है या ये बीमारी है तो उसमें बताओ कि एनेस्थीसिया में आप क्या क्या करना है ना। ये आपके पार्ट 2 लेवल की चीजें होती हैं। सो वही आपने सर, जैसे बेसिक आपने जरूर। आज जिसको बताया ना, वही चीज कम से कम रिवाइज करने के लिए अगर हमारे पास ये कार्ड होगा ना, तो हम उसी को देख के दोबारा से रिवाइज कर हाँ लेंगे। हाँ 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 श्योर, मैं कार्ड तो भेजूंगा, लेकिन आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप इसमें से कुछ भी पढ़ो, वेल एंड गुड, आप जरूर पढ़ो। और हम इसी को पढ़ा पढ़ा करेंगे, इसी को समझा करेंगे। और हाँ, इसके अलावा अच्छा, मुझे अजय यादव का ना पीडीएफ कहीं से नहीं मिला। आई होप कि अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग जरूर मुझसे शेयर करिएगा, हम उसको भी देख लिया करेंगे। वो एक ना अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने भी जब पार्ट 1 दिया था तो अजय यादव ने काफ़ी हेल्प की थी। उसकी रीज़न ये है कि वो उसने काफ़ी कंसाइज करके चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन ये जो हमारे पास फ्लैश कार्ड्स है ना, ये उससे ज्यादा अच्छे इसलिए है कि इसमें ना, नो डाउट मैं मानता हूँ कि इसमें शायद इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है ना वो थोड़ी कम लिखी होंगी, लेकिन इसमें एज ए होल इतनी चीजें लिखी हुई हैं कि आप अगर इनको पढ़ के जाओगे ना तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इवन ट्रस्ट में लोग ये फ्लैश कार्ड्स, इवन ये नाम की फ्लैश कार्ड्स हैं लेकिन एक्चुअली ये 700-800 पेजेस है ना। तो इन शॉर्ट ये कि ये फ्लैश कार्ड्स करके लोग आराम से अपने आईएमएम के एग्जाम में निकालते हैं। लेकिन हाँ, अब चूंकि रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस, तो उसमें मुझे ये लगता है कि हमें इसमें इससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके जो है ना वो पढ़ना चाहिए। हाँ, इसमें ड्रग्स भी लिखी हुई हैं और वो सब चीज़ें भी हैं। और इसके साथ आई थिंक आप अजय यादव पढ़ो, तो इट विल बी मोर देन ओके, वो बहुत अच्छी बुक है। हम उसको भी यहाँ डिस्कस किया करेंगे। और जो हमारा मॉक टेस्ट होगा ना, उस पे हम क्या किया करेंगे, अपने मॉक टेस्ट में हम ब्रायन हॉल को डिस्कस कर लिया करेंगे। और उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप हम जिस टॉपिक को यहाँ से पढ़ेंगे, उस टॉपिक को आप लोग फ्लैश कार्ड से पढ़ोगे, उस टॉपिक को आप लोग अजय यादव बुक से पढ़ोगे। वैसे आई विल रिकमेंड कि आप अजय यादव शॉर्ट बुक जो है ना वो ले लो, हार्ड कॉपी में भी आप लोगों के पास वो होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी बुक है, उससे आप लोगों के इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये कि उससे उसको भी आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पीड से और प्रोडक्टिव पढ़ना होगा। ये नहीं कि उसको आपने सारी याद करनी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा टाइम के साथ साथ क्या चीज़ें स्किप करनी है, क्या चीज़ें याद रखनी है। ड्रग्स पढ़ोगे तो बस ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट के अफेक्ट याद रखने हैं, लेकिन अब उनकी बहुत जो है वो डिटेल, ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें वो आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ऐसे क्विक रीड, जैसे आप लोग समझ लो आप लोग डेविडसन पढ़ते थे, जैसे आप लोग अपनी पैथोलॉजी की रॉबिन्स पढ़ते थे ना, उस तरह के अपने रीड आउट्स करने हैं। और आई थिंक अगर आप वो एक रीड अभी दो, एक रीड आप एग्जाम के करीब जाके दो, तो जो एग्जाम के करीब जाके आप रीड दोगे ना, तो डेट पिक्चर मेमोरी विल मतलब हेल्प यू गाइस के वो आप आराम से इंशाल्लाह अपना एग्जाम जरूर निकालोगे। क्योंकि वो आप उस बुक को अगर आप लास्ट 2-3 डेज में रिवाइज करोगे तो उसमें ये है कि जब आप इंशाल्लाह पढ़ोगे आपको अंदाजा होगा कि उस बुक में ना, फॉर एग्जांपल प्रोपोफोल है ना, तो उसकी ना पॉइंट्स में एक एक वर्ड की हेडिंग बना के नीचे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं भी पढ़ रहे ना, आपको वो हेडिंग्स पता हो ना कि प्रोपोफोल भाई ये काम करता है, ये इसके कंट्राडिक्शन हैं, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप लोगों के वो जो हेडिंग्स है ना वो भी याद रहेंगी, तो उन्हीं से आपके सारे एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाया करेंगे। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हम यहाँ से फ्लैश कार्ड्स अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ हम आप लोग अजय यादव को पढ़ोगे। ठीक है, जो टॉपिक यहाँ से पढ़ते हो वो टॉपिक आप वहाँ से भी पढ़ लो। और लास्ट में एट द एंड ऑफ वीक या एट द एंड ऑफ आवर टॉपिक्स या फिजियोलॉजी ख़त्म करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रायने हॉल के मॉक टेस्ट करेंगे और उसके जो पॉइंट्स की डिस्कशन होगी वो हम कर लिया करेंगे, ताकि आप लोगों की ब्रायने हॉल जो है वो इसी तरह से डिस्कशन कर करके और मॉक टेस्ट खुद सॉल्व। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ब्रायने हॉल को अपने आप से कंपैरिजन ये नहीं करना कि भाई हमारे वहाँ पे एमसीक्यूज ठीक नहीं हो रहे तो हमारी जो है ना वो प्रेप्स अच्छी नहीं है। बेशक ये आज की बात है या बेशक ये एग्जाम से एक दिन पहले की बात है। तो ब्रायनी हॉल इज नॉट समथिंग कि वो आप लोग जो है वो इजीली कर लो। और हम यहाँ सीपीएसपी या आपका के या ये जो यूएचएस आपका जो कोर्स है एमडीएमएस, ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपको ब्रायनी हॉल सारी आती हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्रायनी हॉल आईएमएम और पार्ट 2 की बुक है। ठीक है, जो कि अभी मैं देखता हूँ काफी लोग ये ग्रुप्स में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हाँ वो जरूर करनी है। आप लोग करो, लेकिन आप लोग ये समझ के ना करो कि वो आप लोगों को जरूर आनी चाहिए तो उसके बगैर पास नहीं होगा।
आप लोगों का अजय यादव और फ्लैश कार्ड से भी काफी हद तक इंशाल्लाह एग्जाम पास होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप ब्राने हॉल पढ़ो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जरूर पढ़ो। फार्मा पढ़ो, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगेन, ब्राने हॉल से अपने आप का कंपैरिजन नहीं करना कि यार मेरी जो है वो मेरे एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो मेरी प्रेप्स ठीक नहीं है। लाइक मेरा आईएमएम आने वाला है, अगर मैं अपने आईएमएम पढ़ रहा हूँ तो मेरे से भी बहुत सारे एमसीक्यूज ब्राने हॉल के सॉल्व नहीं होते हैं। हालांकि मैंने थ्योरी की काफी बुक्स रिवाइज की हैं, बट स्टिल इट्स नॉट समथिंग के वो आप उसको, वो आपका क्राइटेरिया है जज करने का। ब्राने हॉल टिपिकल आईएमएम की बुक है कि जिसमें से आपका 70% आईएमएम का पेपर जो है ना वो ब्राने हॉल से आता है। लेकिन आप लोगों के लिए हाँ, पढ़ोगे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। बेसिक्स आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी कि ये आप समझो कि फ्लो में आप लोग अपना एग्जाम निकाल लोगे। और मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप, अब ये आप लोगों का डिसीजन है कि आप लोग अजय यादव से पहले जाना चाहते हो या ब्राने हॉल से जाना चाहते हो। मैं ये चाह रहा था कि हम ब्राने हॉल को मॉक टेस्ट के कॉन्सेप्ट से पढ़ें तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन नो डाउट थोड़ा मुश्किल वो इसलिए हो जाएगा बिकॉज उसमें मॉक टेस्ट में हम मैक्सिमम 20 30 40 एमसीक्यूज एक करना चाहिए हमें नॉर्मली, लेकिन ब्राने हॉल में ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे। तो आई विल से कि लेट्स सी, आप लोगों को, आप लोगों के लिए ये है कि दोनों बुक्स आपके पास हों, हार्ड में या सॉफ्ट कॉपी में, ये आप लोग देख लें, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग प्रोडक्टिव स्टडी करना चाहते हो तो नो डाउट ब्राने हॉल ज़रूर पढ़ो। लेकिन उनमें से जो चैप्टर्स नहीं करने वाले होंगे वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, वो नहीं करेंगे हम। पहले 4 चैप्टर्स तो आप लोग उसमें से ज़रूर करो क्योंकि वो छोटे भी लिखे हुए हैं और बड़े अच्छे ही और बड़े ही प्रोडक्टिव लिखे हुए हैं। सो द थिंग इज के अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को लगता है कि हम मॉक टेस्ट पे ब्राने हॉल मॉक टेस्ट करते करते सारी पढ़ लेंगे, तो आप लोगों का टाइम देना और मेरा टाइम देना मैटर करेगा, क्योंकि क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट भी 3 से 4 घंटे लगेंगे किसी भी एक टॉपिक को जल्दी रीड आउट करने में। तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग यहाँ से रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ी है, इसी को जल्दी जल्दी से आप ब्राने हॉल से कर लो तो इट इज़ मोर देन इनफ। और जो अजय यादव है ना उसको आप लोग अपने एग्जाम के पास के लिए रखो। लास्ट डेज में जस्ट 3 से 4 दिन में आपने उस बुक को जल्दी से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और यू विल योर एज योर एग्जाम। अब आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आई नो कि ये सब कुछ ही कह रहे हैं ये वो। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने पार्ट 1 जब दिया था ना तो ट्रस्ट मी मैंने 2 दिन में पूरी अजय यादव पढ़ी थी। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मैंने वो सारी पढ़ी थी, उसकी उसका पॉइंट ये है कि मैंने उसके हेडिंग्स देखी थी, टॉपिक्स देखे थे, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं वो देखता रहता था और वो पढ़ता रहता था। आप लोग 2 नहीं, आप लोग 4 दिन, क्योंकि वो 2 दिन तो खैर मैंने ऐसे लगाए थे कि उसमें 18 आवर्स एक दिन में मैंने लगाए थे, नेक्स्ट डे भी 18 आवर्स लगाए थे, और मैं 6 6 घंटे सोया था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग उसको एक हफ्ता भी कंसिडर कर लो तो एक हफ्ता भी इनफ है ब्रायन, सॉरी, अजय यादव के लिए। लेकिन वो बुक आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि आपको सारी याद करनी है, मेमोराइज करनी है, नो। आपने जस्ट रीड आउट करना है, और आप ट्रस्ट मी आई स्वेयर कि आप रीड आउट करके जाओगे ना, क्योंकि उस बुक में जो एक पॉइंट होता है नीचे उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अगर आप उसको जस्ट रीड भी करके चले जाओगे ना तो वो आपको भूलेगी नहीं। ब्रायने हॉल आपको भूलेगी, इसलिए आपको ब्रायने हॉल को रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अजय यादव आपको नहीं भूलेगी क्योंकि वो नीचे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी यहाँ से पढ़ी है ना, अब आप लोग, मैं रिकमेंड करूंगा ब्रायने हॉल से पढ़ लो, ठीक है। ब्रायने हॉल से पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि एमसीक्यूज देखो, उसको पीछे से उसके आंसर्स देखो, एक एमसीक्यू देखो उसको पीछे से उसके आंसर देखो। अब वहां पे आप देखोगे ब्रायने हॉल में PO2, ऑक्सीजन सेचुरेशन, इनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं, कैसे कैलकुलेट करनी है। वो 2 3 अच्छे फार्मूलाज हैं जो कि आपको आने चाहिए, मैंने भी वो आपको ब्रायने हॉल से शेयर करने हैं ग्रुप में या मॉर्गन से करने हैं, लेकिन ब्रायने हॉल में सब लिखा हुआ है। तो मैं तो, अगर अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आप क्या रिकमेंड करेंगे, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से फ्लैश कार्ड हम पढ़ा करेंगे, उसके बाद आप लोग ब्रायने हॉल पढ़ा करो, मैं भी पढ़ूंगा आप लोगों के साथ, मैं, मेरी भी रिवाइज हो जाएगी। और जो अजय यादव है, जस्ट वेट फॉर इट कि वो आप इंशाल्लाह एग्जाम के पास जाके उसको क्विक रीड दो और अपना एग्जाम देने चले जाओ, ठीक है। किसी ने कुछ पूछना है अगर कोई यहाँ पे है? सर आप कार्ड फिर शेयर कर दी, और अगर किसी के पास अजय यादव अगर हो जाती PDF में तो वो भी अच्छा है, ताकि हम लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी।
हाँ, बाकी मैं कार्ड्स तो आपको अभी भेज रहा हूँ, बल्कि आप समझो बस मैंने भेज ही दिए हैं ग्रुप में। तो अजय यादव यार, अगर आप लोगों को नहीं मिलेगी ना, तो मैं किसी तरीके से डाउनलोड कहीं ना कहीं से करवा लूंगा। मैंने वैसे देखा, आई थिंक वो इंडियन बुक है, मे बी इस वजह से वो डाउनलोड नहीं हो रही, कोई रीज़न है। लेकिन ये कि आई होप कि किसी तरीके से हम उसको मैनेज कर लें। वो अगर आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो इट्स योर डिसीजन, आप लोग अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो आप उस तरीके से करें, लेकिन आई थिंक इंशाल्लाह मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। चीज और ये आप पूछनी लोगों है कि हम जी तरीका बोलो। क्या होगा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी करते हुए, मतलब टॉपिक्स किस तरह से कर जाएंगे। लाइक अभी हमने जैसे रेस्पिरेटरी फिजियो से स्टार्ट लिया है, ठीक है, हम्म ये बेसिक्स है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। फिर हम्म और भी बहुत सारी चीजें, एनाटमी है, पैथो भी थोड़ी मतलब ब्रश अप करना होता है, बाकी चीजों को भी। जो हम्म मेजर इम्फेसाइज करना है वो तो यही है, क्योंकि इसी के ऊपर सारे आगे के कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो इसलिए इसको तो आप सही है, पहले हम शुरू में दे रहे हैं। एनाटमी वगैरह के भी कम से कम 20 क्वेश्चन है, तो एक वेटेज तो हो सकता है। तो हम्म। उसको किस तरह से हम लेके चलेंगे। अच्छा, उसमें यार आई थिंक फिजियोलॉजी के बाद हमें एनाटमी ही करनी चाहिए। तो हम एनाटमी ही कर लेंगे उसमें। नॉर्मली देखो, एनाटमी की ना अलग से एनेस्थीसिया की कोई बुक नहीं है, ठीक है। मॉर्गन के स्टार्ट में थोड़े हर टॉपिक के स्टार्ट में लिख देगा मॉर्गन, इसी तरह से कोई और बुक है तो वो इस तरह से हर टॉपिक के स्टार्ट में लिख देगा। लेकिन उसमें ये कि आप लोगों को ना बस अब थोड़ा सा ना ये सोचना है कि आपको ना अपना वे ऑफ स्टडी जो है ना वो इम्प्रूव कह लो या मॉडिफाई करना कह लो। कि आपने कोई बड़ी बुक भी उठानी है ना, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए यार प्रोडक्टिव क्या है। मैं ये रेफर करूंगा कि स्नेल स्नेल स्टार्ट करें, ठीक है। स्नेल में थोरेक्स ओपन करें अगर आप, तो आपको पता होगा यार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ना है। स्नेल से आप क्योंकि आपको पता है स्पाइन इंपॉर्टेंट है, थोरैक्स इंपॉर्टेंट है, कार्डियो इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीजें आप स्नेल से करें, मतलब इट्स मोर देन इनफ। मैं भी पढ़ूंगा, मैं खुद भी पढ़ाऊंगा, मेरी भी चीजें रिवाइज होंगी, ठीक है। मैंने भी स्नेल से की थी, उसकी रीजन ये है कि स्नेल इज ए वेरी कॉम्पैक्ट बुक, बहुत अच्छी लिखी हुई है, नॉर्मल लिखी हुई है। आउट ऑफ द वे जाके चीजों को एक्सप्लेन और कॉम्प्लिकेट नहीं किया होगा। हाँ, न्यूरो एनाटमी वहाँ पे आई थिंक नहीं है, तो वो हमने के प्लान पढ़ी थी फॉर इवन पार्ट 1। तो वो हम देख लेंगे कि प्लान से पढ़ लेंगे या कहीं और से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आई थिंक उन्होंने हमारे सिलेबस में न्यूरो एनाटमी नहीं लिखी हुई ना। सर न्यूरो एनाटमी तो होगी, हर हाल में होगी, क्योंकि सारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स और बाकी सारे जो होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो मैंने शायद पढ़ा नहीं है, बल्कि हाँ है। ओके ओके ओके, याद आ गया। न्यूरो एनाटमी बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूरो एनाटमी है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये सब चीजें हैं, नो डाउट है। इसी चीज का तो सारा गेम है उसमें। सर हाँ अच्छा, ब्रायन ब्रायन एंड हॉल जो किताब है, और अजय यादव, अगर आपको सर इजीली हो सके तो उसको पीडीएफ फॉर्म में हमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो हाँ, थोड़ा सा हमें ब्राने भी। हॉल तो है, ब्राने हॉल तो अभी भी ग्रुप में आई थिंक शेयर हुई थी आपके, मे बी आपने लेट ज्वाइन किया है ग्रुप। तो अच्छा हाँ, वो मुझे तो वो तो आई थिंक ग्रुप में शेयर हुई हुई है, वो आप दोबारा भी हम शेयर कर लेंगे। तो उसमें ये कि मैं तो वैसे आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ना ब्राने यू शुड गो विद ब्राने हॉल। लेकिन उसमें से भी जो आपको मुश्किल लगे ना, ट्रस्ट में छोड़ दो, वो इतनी बड़ी बुक है, बड़ी कह लो या इतनी इंपॉर्टेंट, और इतना 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 कुछ है उसमें कि अगर आप कुछ चीजें छोड़ भी दोगे ना कि आपको समझ नहीं आ रही, बस कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अपने आप पर स्ट्रेस नहीं लेना। बिकॉज वो ट्रस्ट में वो आप लोगों के लेवल की बुक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप वो लोग करते हो, क्योंकि उसकी रीजन ये कि वो हो सकती है, वो ऐसी नहीं है कि वो हो नहीं सकती। आप लोग आराम से बैठ के अगर 2 महीने 1.5 महीने लगा लेते हो ना, तो ब्रायने हॉल आराम से हो सकती है। आराम से आप 1.5 महीने में ब्रायने हॉल करो। अब देखो उसमें 900 या 1000 MCQs हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप कर लो कि यार आपने ना 20 मैक्स, मतलब मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 MCQs हैं। कहना आसान है कि 20 MCQs करना है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार हर हर किसी की तो एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन में उसने कंपैरिजन करके थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ ब्राने हॉल। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा 20-20 MCQs ब्राने हॉल के जरूर करो। आज रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ी है तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के कर लो, कल हम जो पढ़ेंगे आप उसके कर लेना, ठीक है। लेकिन हाँ हाँ, उसमें से जो चीज़ें नहीं करनी होगी ना, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसमें से अगेन वही कहना, सीरिया फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेज, कार्डियो डिजीजेज, वो न्यूरो डिजीजेज, वो चीज़ें नहीं करनी बिल्कुल भी। सर फिर आप बस ये शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपसे अजय यादव अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दोनों चीज कर दें। ठीक हाँ, है मैं सर। अजय यादव ढूंढ रहा हूँ, आई होप मुझे जैसे वो मिलेगी मैं वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ये तो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक। चले चलें, कोई क्वेश्चन और किसी का। सो
चलें फिर हम इंशाल्लाह आई होप कल डिस्कशन करेंगे। अभी हमने वैसे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी ही जस्ट पढ़ी है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक पढ़ी है। आप ब्रानी हॉल स्टार्ट करें, और हमारा ग्रुप बना हुआ है, कुछ भी आपको ब्रानी हॉल में से पूछना है, यू जस्ट ड्रॉप योर मैसेज या क्वेश्चन पिक्चर लेके कुछ भी, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, जो चीज़ें मुझे पता है कि अभी मिसिंग है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी से, वो इटसेल्फ भी मैं ढूंढ के डिफरेंट जगहों से जहाँ पे अच्छा लिखा होगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।